Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 2, Sources of Law. Let's quickly go through the synopsis first. इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि लेजिस्लेशन क्या होता है, उसके मीनिंग, नेचर, काइंड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस. फिर देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसीसी, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, रेशो डिसिडेंडी एंड ओबिटर डिक्टा. फिर हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट, circumstances which increase the authority of president और फिर which destroy the binding force of president. फिर customs, meaning, nature, essentials of customs, kinds of customs. फिर juristic writing क्या है, उसका meaning, उसका nature. So these all things we are going to cover in the module sources of law. So let's get started. Legislation. अब legislation क्या है? It is a law making body. सबसे पहले ये लिखना अगर एग्जाम में आया तो कि लेजिस्लेशन इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. इसको हमने कैसे डिवाइड किया है, इज डिप्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. क्या बोला है, एक लेगिस और एक लैटम. लेगिस मतलब लॉ और लैटम मतलब उसका बनाना, उसको मेक, पुट, सेट. तो दिस इज मेकिंग ऑफ लॉ. तो जो बॉडी लॉ को बना रही है दैट इज लेजिस्लेशन. अमंग ऑल द सोर्सेज ऑफ लॉ लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पेटेंट एंड सोवरेन सोर्स लॉ मेकिंग. कि जो पेटेंट और सोवरेन सोर्स है जहाँ लॉ बनता है दैट इज लेजिस्लेशन. पावर ऑफ एनैक्टिंग लॉज एंड रिपेलिंग ओल्ड लॉज, मतलब पुराने लॉज को चेंज करना या अमेंड करना और नवे लॉज को एनैक्ट करना, इन पिक्चर लाना, ये काम लेजिस्लेशन का है. अब कुछ डेफिनेशंस है. सेल्मन बोलता है कि legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. क्या बोला है, एक competent authority जो legal rules को declare कर रही है that is legislation. फिर ऑस्टिन ने कहा है कि it includes an activity which results into law making. law making activity जो करती है that is legislation. या तो amending, transferring और inserting new provisions in the existing law. ये सारे काम जो करता है that is legislation. Thus, there can be no law without a legislative act. होलैंड बोलते हैं कि the making of general orders का making, rules by our judges is a true legislation. कि judges जो order pass करके new law बनाते हैं, मतलब जो उनके order as a law act करते हैं that is legislation and is carried on by the crown. But we confine ourselves to the use of them term legislation in the sense which is commonly understood. अब काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, दो टाइप के लेजिस्लेशन है. वन इज सुप्रीम, द अदर इज सबऑर्डिनेट. सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या बोलता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सोवरेन पावर इन द स्टेट, विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सोवरेन पावर इन द स्टेट. जो स्टेट्स के सोवरेन पावर है उन्होंने मिलकर जो लॉ बनाया दैट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन. इट कैनॉट बी रिपील्ड, एन्यूल्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. मतलब इसको कोई दूसरी अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती. हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ये इन द स्टेट. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट इन इंडिया, यूएस एंड इंग्लैंड. कि हमारी जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है दैट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी. उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. क्या बोला है, इंग्लैंड में जहाँ सुपर लेजिस्लेशन बनता है कैनॉट बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. ब्रिटिश पार्लियामेंट इज इन एवरी सेंस ऑफ सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी. ब्रिटेन में द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इम्प्लाइज सुप्रीमेसी एंड ओमनिटोसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. क्या बोला है, इट पोजेसेस द पावर ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन, मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. इंडिया और यूएस हाउएवर यहाँ पार्लियामेंट इज सोवरेन, यहाँ पार्लियामेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट नॉट सुप्रीम बिकॉज लेजिस्लेशन कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय कोर्ट ऑफ लॉ. इंडिया में हमने उसको सोवरेन माना है बट सुप्रीम नहीं, क्योंकि दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं या बाद में हम उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकते हैं. इट में देयरफॉर बी अमेंडेड और अल्टर्ड. इंडिया में हम प्रोविजंस को अल्टर या अमेंड कर सकते हैं. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसमें क्या बोला है, इट इज़ मेड बाय द अथॉरिटी अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी. जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो छोड़ के अगर कोई अथॉरिटी बना रही है तो दैट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अब यहाँ क्या हो रहा है, बट सुप्रीम अथॉरिटीज को कंट्रोल कर सकती है. सुप्रीम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बट सुप्रीम अथॉरिटी कैन कंट्रोल अदर अथॉरिटीज. ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज डिपेंडेंट फॉर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन द सुप्रीम अथॉरिटी. इट कैन बी रिपील्ड.
सुप्रीम अथॉरिटीज को रिपील कर सकती है, चेंज कर सकती है. सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्रीज इन 19th and 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शन. अब इसके क्या काइंड्स है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब क्या? सुप्रीम अथॉरिटी छोड़ के कोई और अगर अथॉरिटी या कोई और लेजिस्लेशन एक्ट बना रहा है, लॉ बना रहा है, तो हम उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलेंगे. अब उसके 5 टाइप्स है. वन इज म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन. ये यहाँ क्या बोला है, हमारी जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है हमने उनको भी पावर दी है कि उनका जो एरिया है, कि फॉर एग्जांपल ये पुणे म्यूनिसिपल एरिया है, यहाँ के लॉ बनाने का पावर हमने पुणे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया है, पीएमसी. तो ये जो अथॉरिटी लॉज बनाएगी वो रहेंगे म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन ऑफ दैट एरिया. फिर है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन. यहाँ क्या बोला है, पावर्स आर एक्सप्रेसली डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव बाय द पार्लियामेंट. कि बाय पार्लियामेंट ये पावर्स हमने एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट किए. अब एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु आर इंटरेस्टेड विद द वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट. पार्लियामेंट सिंपली डेलीगेट्स इट्स फंक्शन टू द एग्जीक्यूटिव टू मेक देयर ओन लॉज. हमने एग्जीक्यूटिव को पावर दिया, पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को क्या पावर दिया कि तुम चाहो तो अपने खुद के लॉ बना सकते हो. जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल फॉर हिमसेल्फ टू रेगुलेट हिज ऑफिस. फिर एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन मतलब इट इज़ अ आउटकम ऑफ कॉलोनी या कॉलोनीज. यहाँ क्या है, बाय वे ऑफ सेटलमेंट कि द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वर डेलीगेटेड विद सर्टन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फॉर देयर ओन गवर्नमेंट. कि कुछ पावर्स हमने कॉलोनीज को दिए. सच लेजिस्लेशन इज कॉल्ड कॉलोनियल लेजिग्नेशन. फॉर एग्जाम्पल लॉज पास्ड बाय इंडियन लेजिस्लेचर बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास भी कॉलोनियल लेजिस्लेशन था. ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन, अब ये कब होता है, जब ऑटोनॉमस बॉडी, यूनिवर्सिटीज, रेलवेज कंपनी खुद के लॉज बनाती है विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ कोर्ट. मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में हम ऐसे ऑटोनॉमस बॉडी के बनाए हुए जो रूल्स है, जो लॉज है, उसको जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एनफोर्स करते हैं, तो दैट इज ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन. अ यूनिवर्सिटी कैन टेक स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इट्स मेंबर. A university may take students for the government of its members. Judicial legislation. Judiciary is given power to make certain rules to regulate the procedure. Judiciary, Bombay High Court. Such act of court during judicial proceeding is called judicial legislation. Judicial legislation मतलब क्या, judiciary proceeding के टाइम पे जो laws बन गए. For example कोई केस चल रहा था in Bombay High Court. अब वहाँ जज का जो डिसीजन आया, उस डिसीजन के बेसिस पे उस प्रोसीडिंग में कोई नवा एक्ट बन गया या कोई नवा रूल आ गया. तो ये जो रूल बॉम्बे हाई कोर्ट से हमको मिला तो वो है जुडिशियल लेजिस्लेशन. की जुडिशियल प्रोसीडिंग के टाइम पे हमको एक न्यू रूल मिल गया. तो दीज आर ऑल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस. और पहला हमने देखा था सुप्रीम, की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसके पास सोवरेन पावर्स, अगर उसने रूल बनाया या लॉ बनाया तो दैट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनीवन. बट सबऑर्डिनेट के केस में इट इज कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम. फिर मेरिट्स ऑफ लेजिस्लेशन. क्या मेरिट है? बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ लॉ. स्टैट्यूटरी लॉ इज रिजिड एंड एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्राइम. कि क्राइम कुछ भी हो, हमारा जो लॉ है वो रिजिड है एंड इट विल बी एप्लीकेबल. मॉडर्न स्टेट्स गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू लेजिस्लेशन. अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है. लेजिस्लेशन मेक्स न्यू लॉ टू द सोसाइटी. न्यू लॉ बनाते हैं. सोशल कंट्रोल इज पॉसिबल. अब डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है? Certain legislation abridges the rights of individual and are referred to judicial review. Individuals के right को वो affect करता है. That is the demerit of legislation. फिर it results in amendment to the constitution and leads to conflict between legislature and judiciary. अब क्या बोला? legislation मतलब क्या, कि किसी अथॉरिटी ने कोई रूल बनाया, बट जुडिशरी के केस में क्या हुआ, जज ने कुछ प्रोसीडिंग्स के थ्रू कुछ लॉ बनाया. अब अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमको अमेंड करना पड़ता है. सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट. फिर नो स्कोप फॉर जुडिशियल डिस्क्रिशन. मतलब क्या, एक बार जो लॉ है एप्लीकेबल हो गया तो हो गया, इट इज़ रिजिड, तो यहाँ डिस्क्रिशन का कोई स्कोप ही नहीं बनता है. द जज हैज़ टू अप्लाई द लॉ एज इट इज़ and has to follow it. The law is taken as it is. Sometime it results into injustice. अब इसके वजह से कई बार injustice हो जाता है क्योंकि लॉ को हमको as it is लेना पड़ता है.
अब कुछ फैक्टर्स है जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर सर्कमस्टेंसेस जो कंसिडर करके जज को आंसर करना पड़ता है या डिसीजन देना पड़ता है। बट अगर लॉ कंसिडर किया तो कभी कभी इनजस्टिस हो जाता है। या फिर कभी कभी प्रेसिडेंट अलाउज अ जज टू गिव द डिसीजन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। प्रेसिडेंट मतलब क्या, किसी पिछले केस के बेसिस पे डिसीजन देना विदाउट ब्रिंग रिजिडिटी टाइड डाउन टू द वाटर टाइट रूल्स ऑफ द एनैक्टमेंट। तो यहाँ थोड़ा रिजिडिटी कम हो जाता है क्योंकि हम पिछले केस में जो डिसीजन था उसके बेसिस पे दे रहे। बट अगर हम लोग कंप्लीटली पूरा लेजिस्लेचर को देख के डिसीजन दे तो इट में समटाइम लीड टू इनजस्टिस, तो वो पार्ट हमको देखना पड़ेगा। अब है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले तो। एवरी डेवलप्ड लीगल सिस्टम पोजेस अ जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन तो हर जगह रहेगा। जुडिशियल ऑर्गन मतलब जज रहेगा, कोर्ट रहेगा, जहाँ जुडिशरी मैटर्स हो रहे। अब मेन फंक्शन क्या है जुडिशियल ऑर्गन का, टू एडजुडिकेट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स। ये जो सिटीजन्स के राइट्स ऑब्लिगेशंस है उसको एडजुडिकेट करना कि वो प्रॉपरली अपने राइट्स, उनको उनके राइट्स प्रॉपरली मिल रहे हैं और उनके जो ऑब्लिगेशंस है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं। अब पहले क्या होता था, कोर्ट्स आर गाइडेड बाय द कस्टम्स, मतलब जो पहले से चलता आ रहा है, एंड देयर ओन सेंस ऑफ जस्टिस। बट जैसे जैसे सोसाइटी का प्रोग्रेस हुआ तो फिर लेजिस्लेशन पिक्चर में आया कि लॉ बनाने के लिए कुछ बॉडीज आई, फिर उन्होंने जज बुलाए। जज का काम क्या था कि केस को सुन के जजमेंट देना, डिसीजन पास करना। अब क्या हो गया, जजेस परफॉर्म सम क्रिएटिव फंक्शन। अब in the case of first impression, in the matter of interpretation or in the filing of an lacuna in the law made by legislation, judges to some extent depend on their sense of right and wrong. अब जजेस या तो खुद के सेंस पे डिपेंड करते राइट या रॉन्ग, बट अब जजेस आए, केसेस रिपीट होने लगे, तो उस केस में हम पिछले केस पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो पिछले केस पे डिपेंड करके, जो ऑलरेडी कोई केस हुआ है उसके डिसीजन पे डिपेंड करके हमने डिसीजन देना कि पहले के केस में ये ऐसा ऐसा डिसीजन आया था, तो हम सेम केस लॉ को फॉलो करेंगे एंड अकॉर्डिंगली द डिसीजन विल बी सो एंड सो। तो उस बेसिस पे जो डिसीजन आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बोला है, प्रेसिडेंट मीन्स प्रीवियस इंस्टेंस और द केस विच इज और मे बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल, कि पिछले केस को हमने एज एन एग्जाम्पल लिया फॉर सब्सिक्वेंट केसेस, आगे वाले केसेस के लिए, और बाय विच सम सिमिलर एक्ट और सर्कमस्टांसेस में बी सपोर्टेड और जस्टिफाइड। अब मिस्टर ग्रे का डेफिनेशन है, प्रेसिडेंट कवर्स एवरीथिंग सेड और डन विच फर्निशेस अ रूल फॉर सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस, कि आगे की प्रैक्टिस के लिए एक रूल मिल गया तुमको कि पिछले केस में ऐसा ही हुआ था तो फॉलो द सेम रूल, इस केस में भी ऐसा ही होगा। कीटॉन ने बोला है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट इज जुडिशियल टू विच अथॉरिटी हैज इन सम मेजर बीन अटैच्ड, कि पहले जो हुआ है अब भी वही होगा, तो इन सम मैनर यू आर अटैच्ड। अकॉर्डिंग टू बेंथम प्रेसिडेंट आर जज मेड लॉ। जज मेड लॉ मतलब क्या, कि जो हमारे जज ने डिसीजंस दिए थे उसके बेसिस पे जो लॉ बना, जज के डिसीजन के बेसिस पे लॉ बन गया, मतलब सब्सिक्वेंट केसेस में हम उसी डिसीजन को फॉलो करेंगे, तो इट इज जज मेड लॉ, कि जज ने बनाए हुए लॉ, जज ने बनाया हुआ कानून इज प्रेसिडेंट, जो पिछले केसेस में हुआ। अब नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, दे मस्ट बी प्योरली constitutive and not erogative at all. This means that a judicial decision can make a law but cannot alter it. मतलब किसी केस में अगर कुछ डिसीजन आया तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन को लेके हम शायद लॉ बदल दे, बट किसी डिसीजन की वजह से हम पहले का जो लॉ है एक्चुअल बुक्स में उसको चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। मतलब पहले के केस के बेसिस पे नवा लॉ बन के आगे के केस में हेल्प कर सकता है, बट वो जो एक्चुअल ओरिजिनल लॉ है उसको अल्टर नहीं कर सकता। वेर देर इज अ सेटल्ड रूल ऑफ लॉ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज टू फॉलो द सेम। जहाँ सेटल्ड रूल ऑफ लॉ है तो वहाँ जज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। दे कैनॉट सब्सटीट्यूट देयर ओपिनियन फॉर द एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ। जहाँ एस्टैब्लिश्ड या सेटल्ड रूल ऑफ लॉ है वहाँ जज का काम है कि उसको फॉलो करे, उसके जो ओपिनियंस है उसको एज इट इज़ ले, उसको सब्सटीट्यूट ना करे। द फंक्शन इज लिमिटेड टू सप्लाइंग द वैकेंसीज ऑफ द लीगल सिस्टम, फिलिंग अप द न्यू लॉ द गैप्स दैट एग्जिस्ट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले एंशिएंट लीगल सिस्टम में देखेंगे, फिर अभी मॉडर्न में। एंशिएंट में क्या होता था, बहुत पहले से इसका इंपॉर्टेंस देखा जाता है। पास्ट में क्या होता था, नंबर इंस्टेंसेस ऑफ दिस, मतलब ऐसे हमने पास्ट में बहुत जगह इंस्टेंसेस देखे जहाँ एंशिएंट लीगल सिस्टम, पुराने टाइम में हम लोग पुराने मतलब जो प्रीवियस केसेस हैं उसके बेसिस पे आगे के सब्सिक्वेंट केस में जजमेंट देते थे।
यहाँ एक एग्जाम्पल है, सर एडवर्ड कोक इन द प्रेफरेंस ऑफ 6th पार्ट ऑफ हिज रिपोर्ट हैज़ been written that Moose was the first law reporter. In the case of the daughters of Zelophehad narrated at the beginning of the 27th chapter of the book of Number, the facts are stated with a great clearance and expressly as a precedent which ought to be followed. क्या बोला है कि हमने प्रेसिडेंट मतलब पिछले केस में बहुत अच्छी से उसके फैक्ट्स और उसका जो डिसीजन है वो मेंशन किया है, तो गो टू दैट केस एंड रेफर फॉर दिस केस. मतलब पहले भी ऐसा होता था और मॉडर्न टाइम्स में तो होता ही है. द एंग्लो अमेरिकन लॉ इज जज मेड लॉ. इट इज़ कॉल्ड कॉमन लॉ, जज ने बनाया हुआ है. It developed mainly through judicial decisions. Most of the branches of law, such as torts, have been created exclusively by judges. The constitutional law of England, especially the freedom of the citizens, developed through judicial decisions. अब है doctrine of stare decisis. इसमें क्या बोला है, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेरे डिसीजी इज द लीगल प्रिंसिपल बाय विच जजेस आर ऑब्लाइज्ड टू रिस्पेक्ट द प्रेसिडेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसीजी बोलता है कि जो पहले के केसेस से पहले जो जजमेंट आया, तो अब हम जज से एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको बोल रहे थे यार ऑब्लाइज्ड क्या कि जो पहले के डिसीजन है उसकी तुम रिस्पेक्ट करो. द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेजिंग ऑफ द प्रिंसिपल इन द लैटिन मैक्सिमम स्टेरे डिसीजी इट नॉन क्विटा मोवेरो, मतलब टू स्टैंड बाय डिसीजन एंड नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब्ड. मतलब जो पहले डिसीजन आ गया मतलब विच इज़ नॉट अनडिस्टर्ब्ड, तो अब उसको डिस्टर्ब मत करो. जो पहले का डिसीजन है, जो कोर्ट का जजमेंट है, उसको अब डिस्टर्ब मत करो और उसके बेसिस पे तुम्हारा भी जजमेंट लेके आओ. टू स्टैंड बाय डिसीजन, उसके साथ खड़े रह के, मतलब उसका जो पहले का डिसीजन था उसको सपोर्ट करके, उसको रिस्पेक्ट करके अभी तुम उस बेसिस पे तुम्हारा डिसीजन या तुम्हारा जजमेंट लेके आओ. कोर्ट शुड जनरली अबाइड बाय प्रेसिडेंट्स एंड नॉट डिस्टर्ब सेटल्ड मैटर्स. जो ऑलरेडी सेटल्ड मैटर्स है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको चैलेंज मत करो, बल्कि उसके बेसिस पे उसकी हेल्प लेके तुम तुम्हारे मैटर्स को इजीली समझो. इस बेसिकली रिक्वायरमेंट दैट कोर्ट मस्ट फॉलो द रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय अ कोर्ट अबव इट, कि मतलब तुम्हारे ऊपर के जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ अगर सेम मैटर आया है और केस सेटल्ड है तो तुम उसकी हेल्प लो, चेंज मत करो. क्या बोला है, होल्डिंग्स हैव बाइंडिंग प्रेसिडेंस वैल्यू इज नॉट वैलिड विद इन मोस्ट सिविल लॉ जुरिडिक्शन एज इट जनरली अंडरस्टूड दैट प्रिंसिपल इंटरफेयर्स विद द राइट ऑफ जजेस टू इंटरप्रेट लॉ एंड द राइट ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक लॉ. However, most such systems recognize the concept of jurisprudence constant, which argues that even though judges are independent, they should judge in a predictable and non-chaotic manner. प्रेडिक्टेबल कैसे कि पहले के जो केस में हुआ था उसके बेसिस पे दो जजमेंट, जो ऑलरेडी सेटल्ड मैटर है उसके बेसिस पे दो, एंड नॉट इन chaotic manner. Judges' right to interpret law does not preclude the adoption of a small number of selected binding case laws. बट डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसीजी क्या बोलता है कि जो पहले ही केस ख़त्म हो चुका है, जहाँ सेटल्ड है, वहाँ का तुम जो जजमेंट है उसकी हेल्प से तुम्हारा केस को इजीली समझो एंड उसके बेसिस पे तुम जजमेंट दो. इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर एक काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंस, एक है परसुएसिव, दूसरा है ऑथोरेटिव और बाइंडिंग. परसुएसिव मतलब क्या, इट इज़ नॉट बाइंडिंग बट हम उसको कंसिडर करेंगे. मतलब जो पुराने केसेस है, अब ये कब होता है कि जब एक केस मतलब एक केस पहले किसी कोर्ट में गया, सेम केस दूसरे कोर्ट में आया बट दोनों कोर्ट का रैंक सेम है. मतलब पहला केस कहीं के हाई कोर्ट में गया था, दूसरा केस भी कहीं के हाई कोर्ट में गया, मतलब इक्वल रैंक के कोर्ट से. तो इस केस में जो पहले का डिसीजन था, यू कैन कंसिडर इट, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन यू इफ़ यू वांट टू कंसिडर. तो अब तुम्हारे केस को डिसाइड करने के लिए यू कंसिडर द प्रीवियस जजमेंट एंड इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन यू. ये कब होता है, जनरली द डिसीजंस ऑफ इक्वल रैंक कोर्ट्स, मतलब एक हाई कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट है तो उनके डिसीजंस परसुएसिव इन नेचर है. इट मे बी फॉलोड और मे नॉट बी फॉलोड. अब वेरियस काइंड्स ऑफ परसुएसिव प्रेसिडेंट्स आर फॉरेन जजमेंट्स, डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जुडिशियल डिक्टा. अब है अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग प्रेसिडेंट. अगर सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट टू इट. अगर सुपीरियर कोर्ट का कोई डिसीजन है इन्फीरियर कोर्ट के लिए या सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द इन्फीरियर कोर्ट.
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ऑल हायर कोर्ट और लोअर अथॉरिटी कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट पे वो नहीं बाइंड कर सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब पे बाइंड करेगा, मतलब सबको बांध के रखेगा एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। फिर है रेशो डिसेंडी। इसमें क्या बोला है कि कोर्ट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑन विच द डिसीजन इज बेस्ड। यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि किस बेसिस पे डिसीजन आया। दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स कि रेशो वर्ड सुन लिया तो रेशो डिसेंडी, मतलब मैथ्स वाला कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ क्या बोला है कि किस बेसिस पे तुम्हारा डिसीजन आया, तुमने क्या क्या फैक्ट्स कंसिडर किए किसी भी केस में, कि दोनों पार्टी के साइड से तुमने क्या क्या फैक्ट्स सुने, अक्यूज्ड का क्या बोलना था, दी सेकेंड अथॉरिटी जो भी है अगर उसके अगेंस्ट किसी पुलिस ने कंप्लेन किया है वॉट एवर, या किसी सेकेंड पार्टी ने, तो उसका क्या बोलना था। तो दोनों फैक्ट्स को सुन के प्रिंसिपल्स को समझ के रेशो करके तुम्हारा मतलब जो जज का डिसीजन है जिस भी प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है दैट इज रेशो डिसेंडी। डिसीजन इज द डिसीजन ऑन द फैक्ट कि तुमने फैक्ट पे डिसीजन दिया, while ratio is the principle on which decision of the party is based। रेशो क्या है, प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन आया दैट इज रेशो डिसेंडेंडी। मतलब डिसीजन तो फैक्ट्स बेस आया बट जिस प्रिंसिपल पे आया दैट इज रेशो। तो जो प्रिंसिपल्स पे तुम्हारा डिसीजन आता है दैट इज रेशो। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रिजल्टिंग डिसीजन इज कॉल्ड रेशो डिसेंडेंडी। प्रिंसिपल दैट कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ अ केस, जो रिजल्ट ऑफ अ केस है इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट केस, वो सिर्फ उसी केस को एप्लीकेबल नहीं रहती बट टू द सिमिलर केस टू द डिसाइडेड केस इन द एसेंशियल फीचर्स। इसलिए हम इसको रेशो डिसेंडेंडी बोलेंगे कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे तुमने ये जजमेंट लाया, ये डिसीजन लाया, क्यों, क्योंकि ये आगे के केसेस में भी हेल्प करेगा, इसलिए रेशो डिसेंडेंडी। अब है ऑबिटर डिक्टम। अब यहाँ क्या होता है, जजेस जब केस डिसाइड करते हैं, while deciding the case, factual dispute before him applies his mind to the fact and comes to the conclusion and the decision is based on the facts of a particular case। जब कोई केस चल रहा है तो जज भी ऑब्जर्व करते हैं कि क्या लगता है दोनों पार्टीज का क्या व्यू है, तो डिसाइड करते टाइम पे जज के ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं डिसीजन डिफर करता है। तो ऑबिटर डिक्टम मतलब जज के ऑब्जर्वेशंस, जिस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसीजन आया है। फैक्चुअल डिस्प्यूट दैट इज फैक्चुअल डिस्प्यूट बिफोर द जज अप्लाइज हिज माइंड। अगर फैक्चुअल डिस्प्यूट आया बिफोर द जज तो वो क्या करेगा, खुद का माइंड अप्लाई करेगा टू द फैक्ट एंड कम टू द कंक्लूजन, और उसका जो डिसीजन है इट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस। मतलब उसके ऑब्जर्वेशंस पे कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे उसके बेसिस पे उसके जो ऑब्जर्वेशंस है उस बेसिस पे जज ने जो डिसीजन दिया दैट इज ऑबिटर डिक्टम। अब क्या है, रेशो डिसेंडिंग ऑफ अ केस इज बाइंडिंग। क्यों बाइंडिंग है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, बट द ऑबिटर डिक्टम दैट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। ऑबिटर डिक्टम में कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जज के ऑब्जर्वेशन पे, बट रेशो डिसेंडेंडी इज रेशो डिसेंडेंडी तो प्रिंसिपल पे आता है कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे तुमने डिसीजन लाया, दैट इज बाइंडिंग। बट ऑबिटर डिक्टम तो जज के ऑब्जर्वेशन पे है, सो दैट इज नॉट बाइंडिंग। इट इज फॉर द जज टू डिटरमाइन द रेशो डिसेंडेंडी ऑफ द डिसीजन। जज का काम है कि प्रिंसिपल समझना किस बेसिस पे डिसीजन लाना है एंड टू अप्लाई इट ऑन द केस विच ही इज गोइंग टू डिसाइड। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू हिम टू मोल्ड द लॉ अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड कंडीशन बाय लेइंग एम्फसाइज ऑन वन और मोर अदर पॉइंट्स। कि उसका काम है कि केस को समझना है, फिर किस बेसिस, अब केस को समझ तो लिया, अब केस के वजह से कुछ लॉ के कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, इट मे नॉट बी गिवन कम्प्लीटली इन टू द लॉ बुक, तो फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो थोड़ा सा मोल्ड करे लॉ को उसके कंडीशंस के हिसाब से, उसके केस के हिसाब से एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। तो जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे उसने डिसीजन दिया दैट इज रेशो डिसेंडेंडी। सो आई होप यू अंडरस्टूड रेशो डिसेंडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टम। अब है मेरिट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें मेरिट्स क्या है कि क्यों पहले के केस हमने देखने चाहिए, उनके डिसीजंस देखने चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उसके मेरिट्स, इट शोज रिस्पेक्ट टू वन एंसेस्टर्स ओपिनियन। अगर तुम किसी प्रीवियस केस पे रिलाई कर रहे हो उसके जजमेंट पे तो तुम एंसेस्टर्स के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हो। एमिनेंट जूरिस्ट लाइक कोक एंड ब्लैकस्टोन हैव सपोर्टेड द डॉक्ट्रिन ऑन दिस ग्राउंड कि उन्होंने क्या बोला है, एंसेस्टर के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। They say that there are always some reason behind these opinion, we may or may not understand them। उनका क्या बोलना है कि बड़ों ने,
जो पहले के लोग हैं उन्होंने जो कहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, भले ही हमको आज नहीं समझे, बट हमने उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रेसिडेंट्स आर बेस्ड ऑन कस्टम्स, जो कस्टम है उसके बेसिस पे पहले के जजमेंट्स आते थे एंड इसलिए उसको फॉलो करना चाहिए। कोर्ट फॉलो देम बिकॉज दिस जुडिशियल डिसीजंस आर द प्रिंसिपल एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव एविडेंस दैट कैन बी गिवन ऑफ द, मतलब अगर पहले के केस पे अगर तुम रिलाई कर रहे हो तो इट कुड एक्ट एज एन एविडेंस कि पहले के केस में तो प्रॉपर्ली प्रूफ किया गया रहेगा कि हु वाज लायबल या हु वाज द पार्टी गिल्टी या कौन गिल्टी नहीं था, तो उसको एज अ एविडेंस हम रख के एग्जिस्टेंस, मतलब एज अ कस्टम हम उसको लेके अभी का डिसीजन ले सकते हैं। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कस्टम। अब एज अ मैटर ऑफ ग्रेट कन्वीनियंस इट इज नेसेसरी दैट अ क्वेश्चन वंस डिसाइडेड शुड बी सेटल्ड एंड शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू री-आर्ग्यूमेंट in every case in which it arise. It shall save the labor of judge and lawyer. अब अगर सेम केस पहले आया और उसमें जज ने डिसीजन दिया है तो यहाँ एक थोड़ा कन्वीनियंस का मैटर हो जाता है कि फिर से उसी पे क्वेश्चन उठाना एंड री आर्ग्यू करने से तो पहले अगर डिसीजन मिल गया है तो उसी को फॉलो करो। तो यहाँ जो लेबर वर्क है जज का, लॉयर का, वो बच जाएगा कि डायरेक्टली बोल दो पहले भी ऐसा केस हुआ था एंड दिस वॉज द डिसीजन। तो जो फिर से री आर्ग्यूमेंट होता है एंड टाइम वेस्ट होता है, लेबर लगता है, मतलब इट्स लाइक अ लेबर वर्क ओनली कि पहले तो डिसीजन दे दिया है तो फिर से क्यों बार बार री आर्ग्यू करना। तो ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस भी है। प्रेसिडेंट ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन द लॉ। The court do not follow precedent and the judges start deciding and determining issues every time afresh without having regard to the previous decision on the point. The law would become the most uncertain. अभी हमारा लॉ एकदम सर्टन है, बट अगर हम प्रेसिडेंट मैटर्स नहीं देखेंगे, जजमेंट्स नहीं देखेंगे और अगर जज हर बार फ्रेश डिसीजन देंगे तो लॉ थोड़ा सा अनसर्टन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, क्योंकि हर बार अलग अलग प्रिंसिपल्स आ रही है। अगर हर बार हर जज अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग डिसीजन देगा, अलग अलग जजमेंट देगा तो हमारा लॉ अनसर्टन हो जाएगा। प्रेसिडेंट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी टू लॉ। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि ईजी हो गया है, वो फ्लेक्सिबल है कि पहले के जो जजेस इन गिविंग द डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशो इकोनॉमिक एंड मेनी अदर वैल्यूज ऑफ देयर एज। दे मोल्ड एंड शेप द लॉ अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड कंडीशन एंड थस ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत लॉ चेंज करेंगे एंड दैट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेसिडेंट्स आर जज मेड लॉ। जज ने बनाए हुए लॉ है, मोर प्रैक्टिकेबल, दे आर बेस्ड ऑन केसेस। इट इज़ नॉट लाइक स्टैट्यूट लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन अ प्रायर थ्योरी। ये कोई थ्योरी बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल में हुआ है और जज ने डिसीजन दिया था। तो ये जो लॉ डेवलप्ड हुआ है वो एक्चुअल केस के ऊपर है, तो यू कैन रिलाई मोर ऑन दिस। अब क्या ये ब्रिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट टू लॉ। पहले के केसेस की वजह से लॉ में कुछ डेवलपमेंट्स होते। इन अ केस बार्कन पार्के ऑब्जर्व इट अपीयर्स टू मी टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कीप द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन स्टेडीली इन व्यू, नॉट मेयरली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अ लॉ एज अ साइंस। अगर तुम पहले के केस पर रिलाई करके डायरेक्टली डिसीजन दोगे तो ये स्टडी भी रहेगा एंड इट विल बी मोर साइंटिफिक। अब डीमेरिट्स क्या है? पॉसिबिलिटी है of overlooking authorities. The vastly increasing number of cases has an overwhelming effect on the judge and lawyer. It is very difficult to trace out all the relevant authorities on the very point. फिर दूसरा है conflicting decisions of superior tribunal through the judge of a lower court on horse of dilemma. अगर ऊपर के अथॉरिटी में दो अलग अलग डिसीजन है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन है, तो अब लोअर कोर्ट तो डायलेमा में है कि किसको फॉलो करे। कोर्ट फेस्ड विथ व्हाट एन इंग्लिश जज कॉल्ड कंप्लीट फॉग ऑफ अथॉरिटीज। मतलब अब हमको समझ ही नहीं रहा है कि किस हायर कोर्ट को फॉलो करना है, क्योंकि दो कोर्ट ने डिसीजन दिया एंड दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग, तो यहाँ डायलेमा है। अ ग्रेट demerit of the doctrine of precedent is that development of the law depends on the incident of litigation. Sometimes the most important point may remain unadjudicated because nobody brought an action upon them. अब क्या हुआ है कि केस लिटिगेशन के बेसिस पे हमारा लॉ बना है। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, किसी के ध्यान में नहीं आया, तो वो पॉइंट नहीं आने की वजह से केस का जो जजमेंट है वो थोड़ा अलग है। अब अगर हम उसके ही बेसिस पे आगे के भी जजमेंट्स देंगे तो कभी भी वो चीज़ सही नहीं होगी, मतलब वो पॉइंट कभी सामने आएगा ही नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट। अब a very grave demerit or rather an anomaly of the doctrine of precedent is that sometimes it is the extreme erroneous decision established as law due to not being brought before a superior court. कभी कभी क्या होता है, कोई डिसीजन हाई कोर्ट तक आया
एंड शायद वो डिसीजन गलत है, एरोनियस है, एरर है, गलत है, बट अब हम उसको एज अ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एज अ प्रेसिडेंट कोर्ट ले रहे हैं, तो वो कभी सुप्रीम कोर्ट या हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आया, तो अब जो पुराना गलत डिसीजन है हम उसी के बेसिस पे आगे भी डिसीजन लेंगे, मतलब आगे भी गलत होता रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट। अब सर्कमस्टांसेस विच इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट, कब प्रेसिडेंट की अथॉरिटी बढ़ जाती है? एमिनेंस ऑफ जज, नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूइंग द बेंच एंड देयर एमिनेंस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अंडरटेकिंग द अथॉरिटी, इन इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ही इज द जज हु हैज अ स्पेशल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड एक्सपर्ट इन इट। मतलब अगर पहले ही एक ऐसा केस हो गया है तो जज के पास उसका पूरा नॉलेज है, ही इज एक्सपर्ट, तो फिर वो केस में बढ़ जाएगा, इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट। अनैनिमिटी इन बेंच, अ यूनानिमस डिसीजन इज मोर बाइंडिंग इन नेचर। अगर बेंच में 7 लोग थे या 12 लोग थे, 15 लोग थे, सबने मिलके एक ही डिसीजन दिया, मतलब सारे जजेस को एक ही चीज लगती, तो दैट बिकम्स नाउ मोर बाइंडिंग। ऑब्जर्वेंस बाय द सेम कोर्ट इन फ्यूचर, अगर सेम कोर्ट के पास वैसा ही मैटर आया तो प्रेसिडेंट और स्ट्रांग हो गया। कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट, अगर प्रेसिडेंट का जो जजमेंट था दैट वाज एज पर द स्टैट्यूट एंड कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट, तो फिर हम अभी जो सब्सिक्वेंट केसेस रहेंगे उसमें वही फॉलो करेंगे। इट मस्ट बी ऑब्जर्व बाय वेरियस कोर्ट्स ऑफ सेम रैंक। फिर लैप्स ऑफ टाइम, इफ प्रेसिडेंट इज फॉलोड एंड ऑब्जर्व फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, तो फिर वो और बाइंडिंग हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेंस, मतलब बहुत से केस में बहुत टाइम से वही चलता आ रहा है, तो फिर उस केस में उसका बाइंडिंग, मतलब वो और बांध सकता है लोगों को। तो पहले तो जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जजेस के पास अच्छा नॉलेज है पिछले केस का, तो उस बेसिस पे वो देंगे जजमेंट। फिर अगर सारे जजेस किसी भी बेंच के अगर एक ही पार्टी को सपोर्ट करते, एक ही तरफ डिसीजन देते, तो उसकी वजह से वो और मोर बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, अगर सेम कोर्ट बार बार एक ही केस को, सेम लेवल ऑफ कोर्ट बार बार एक ही केस को फॉलो करे, एक ही प्रेसिडेंट केस को, तो वो और स्ट्रांग बन जाता है। और अगर कोई पुराना केस इन कन्फर्मिटी विद द लॉ है तो फिर और उसको सेम रैंक वाले कोर्ट फॉलो करेंगे एंड देन फिर वो और स्ट्रांग हो जाएगा। सर्कमस्टांसेस डिस्ट्रॉइंग बाइंडिंग फोर्स, अब बाइंडिंग फोर्स लगाने वाले सर्कमस्टांसेस तो देख लिए कि कब कब स्ट्रांग हो सकता है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस जो डिस्ट्रॉय करते हैं, अब है एब्रोगेशन बाय स्टैट्यूट की, क्या बोला है, पास्ट में जो हुआ तो वहाँ लेज डाउन सर्टन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन फ्यूचर केस। एब्रोगेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब कि पहले के जो मतलब पहले का जो केस था दैट वाज इन कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूट, मतलब हमारा जो लॉ है और जो पहले का केस है प्रेसिडेंट है दैट वाज कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूट, दैट वाज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, मतलब लॉ से कॉन्ट्ररी में अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन या कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा, लॉ से उल्टा करके तुमने कोई जजमेंट पास किया है तो फिर अब उसके बेसिस पे सब्सिक्वेंट केसेस मत लो। एब्रोगेशन बाय स्टैट्यूट मतलब इसके बाइंडिंग चांसेस कम हो गए, ये कम बांधेगा दूसरे केसेस को। फिर है इनकंसिस्टेंसी विद द अर्लियर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, कि पहले का जो हाई कोर्ट का डिसीजन था और पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो लोअर कोर्ट को समझेगा ही नहीं किसको फॉलो करना है, तो फिर उस केस में उसका बाइंडिंग कम हो जाएगा। फिर है इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेम रैंक, सेम रैंक मतलब क्या, एक हाई कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, दूसरे हाई कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, तो अब लोअर कोर्ट को समझेगा ही नहीं क्या करना है। इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट मतलब किसी डिसीजन को लेते टाइम पे किसी केस में हमने स्टैट्यूट मतलब लॉ को कंसिडर ही नहीं किया, एब्सेंस, लॉ एब्सेंट था डिसीजन में, हमने लॉ के प्रोविजंस ही कंसिडर नहीं किए, तो इट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स, तो अब उसका जो बाइंडिंग फोर्स है वो कम हो जाएगा। डिसीजन ऑफ कोर्ट इक्वली डिवाइडेड, फॉर एग्जांपल बेंच में अगर 11 लोग थे तो 6 फेवर में थे, 5 अगेंस्ट में थे, तो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड, तो ऐसे केस को एज अ प्रेसिडेंट यूज करना मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन, इट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स। फिर प्रेसिडेंट इज पासिंग सब साइलेंशियो और नॉट फुल्ली आर्ग्यूड, मतलब ऐसा हो सकता है एक केस में
एक पार्टी ने, फॉर एग्जांपल ए ने कुछ पॉइंट्स रखे एंड दे आर नॉट फुल्ली आर्ग्यूड, तो ए के फेवर में डिसीजन आया. बट दूसरे केस में हो सकता है कि ए ने कुछ पॉइंट्स रखे एंड दोज वर प्रॉपरली आर्ग्यूड बाय बी, पार्टी बी, तो यहाँ केस बी के फेवर में चला गया या बी बच गया. तो फिर ये केस में प्रेसिडेंट केस जो है दैट विल लूज इट्स बाइंडिंग फोर्स. फिर है रिवर्सल. रिवर्सल में क्या हुआ कि हमारा जो कोर्ट था, इन्फीरियर कोर्ट था, जो लोअर कोर्ट था, इन्फीरियर कोर्ट ने क्या हुआ, डिसीजन दिया एंड हाई कोर्ट गिव्स कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन. मतलब इन्फीरियर कोर्ट का डिसीजन जब हाई कोर्ट में गया तो उसने कॉन्ट्ररी डिसीजन दे दिया. तो अब पहले वाला इज नॉट बाइंडिंग. फिर ओवर रूलिंग, हाई कोर्ट ने अगर उसका डिसीजन ओवर रूल कर दिया, अपील हुआ था. फिर है डिस्टिंग्विशिंग. डिस्टिंग्विशिंग में क्या होता है कि प्रीवियस केस से अलग डिसीजन दे दिया, कि पहले का जो केस था अगर वो सेम लेवल के कोर्ट के पास गया और उन्होंने कुछ अलग डिसीजन दे दिया, डिफरेंट डिसीजन या कॉन्ट्ररी डिसीजन, तो फिर वो केस में बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाता है. फिर है एरोनियस जजमेंट. अगर किसी प्रेसिडेंट केस का जजमेंट एरोनियस था, मतलब गलत था, तो फिर उस केस में पहले केस का बाइंडिंग फोर्स कम हो जाता है. फिर चेंज कंडीशन. पहले का जब प्रेसिडेंट केस था तब शायद सोशो कंडीशंस कंट्री की अलग थी या पॉलिटिकल कंडीशंस अलग थी, बट अब वैसा जजमेंट नहीं दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन कंडीशंस. तो फिर सच अ केस जजमेंट विल लूज द बाइंडिंग फोर्स. तो ये सारे सर्कमस्टांसेस है, जब हम ये सर्कमस्टांसेस है जो बाइंडिंग फोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. कि हमने जो बोला है कि जो प्रेसिडेंट केस है दैट विल हैव अ बाइंडिंग फोर्स ऑन सब्सिक्वेंट केसेस, कि वो बांधेगा सब्सिक्वेंट केस को कि मेरा ये जजमेंट था तो तुम उससे बनते हो, तुम रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की. बट इन सिचुएशंस में दैट विल डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग फोर्स. क्या क्या था, एब्रोगेशन बाय स्टैट्यूट. एब्रोगेशन में हमने क्या देखा था, कॉन्ट्ररी था टू द स्टैट्यूट. फिर इग्नोरेंस में क्या देखा था कि लॉ को तुमने कंसीडर ही नहीं किया, एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूट. फिर अर्लियर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट से अलग है, इनकंसिस्टेंट है. सेम रैंक के कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिया है. डिसीजन ऑफ कोर्ट इक्वली डिवाइडेड, 6-5, 6 इन फेवर 5 अगेंस्ट. फिर सब साइलेंट हो या नॉट फुली आर्ग्यूड, कोई केस फुली आर्ग्यूड ही नहीं था, यहाँ पे हर पॉइंट में आर्ग्यू हुआ था तो डिसीजन में चेंज. रिवर्सल, इन्फीरियर कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया. ओवर रूलिंग इन केस ऑफ अपील, हाई कोर्ट ने डिसीजन चेंज किया, नाउ इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द बाइंडिंग फोर्स. डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिफरेंट जजमेंट, एरोनियस जजमेंट, गलत जजमेंट दिया है पहले के केस में, या फिर अगर कंडीशंस चेंज हो गई तो. अब है कस्टम. नाउ व्हाट इज कस्टम. कस्टम मतलब क्या, जो पहले से चलता आ रहा है, कि हम बोलते हैं ये हमारे कस्टम है. अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम एज वी सी टुडे, कि ये बेसिस है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम वी सी टुडे. कि कस्टम को देख के, कि जो चलता आ रहा है उसके बेसिस पे जो लॉ बना, दैट इज कस्टम. कल्चरल प्रैक्टिसेस विच हैव become definite and backed by obligation or sanction just by virtue of widespread practice and continued presence. अब कुछ अथॉरिटीज़ ने, कुछ ऑथर्स ने कस्टम का डेफिनेशन दिया है. जॉन सैलमन बोलते हैं कि कस्टम इज द एम्बॉयडमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स. कौन से प्रिंसिपल्स? विच हैव कमेंडेड देमसेल्फ टू द नेशनल कॉन्साइंस एज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी. कि जस्टिस और पब्लिक यूटिलिटी के जो प्रिंसिपल्स बनते आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कस्टम. एलन बोलते हैं कि लीगल एंड सोशल फिनोमिना ग्रोइंग अप बाय फोर्सेस इनहेरेंट इन सोसाइटी. कि बाय द फोर्सेस इनहेरेंट इन सोसाइटी, जो पहले से सोसाइटी में फोर्सेस थे उस बेसिस पे जो लीगल सोशल रूल्स बने. फोर्सेस में भी पार्टली ऑफ रीजन या नेसेसिटी एंड पार्टली ऑफ सजेशन एंड इमिटेशन. तो जो फोर्सेस थे सोसाइटी के उस बेसिस पे जो रूल्स बने लीगल एंड सोशल, दैट इज कस्टम. ऑस्टिन बोलते हैं कि कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट विच द गवर्न ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियस एंड नॉट इन परसुएंस ऑफ लॉ सेटल्ड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर. अब रॉबर्ट कीटन का बोलना है कि कस्टमरी लॉ में बी डिफाइंड एज दोज रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय यूसेज एंड रिगार्डेड एज लीगली बाइंडिंग. कस्टम क्या है?
ह्यूमन एक्शन के रूल से लीगली बाइंडिंग बाय दोज टू होम द रूल्स आर एप्लीकेबल विच आर अडॉप्टेड बाय द कोर्ट. कोर्ट भी अडॉप्ट करेगा कस्टम्स को एंड अप्लाइड एज अ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज दे आर जनरली फॉलोड बाय द पॉलिटिकल सोसाइटी और होल और एज अ सम पार्ट ऑफ इट. काइंड्स ऑफ कस्टम. लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम. लीगल कस्टम क्या बोलता है? द सैंक्शन ऑफ लीगल कस्टम इज सर्टन एंड एब्सोल्यूट. लीगली इट इज नेगेटिव इन ऑपरेशन इन द सेंस दैट इफ द कस्टम इज नॉट फॉलोड, अगर कस्टम को फॉलो नहीं किया, सर्टन डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज वुड नॉट टेक प्लेस. अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर तुमने कस्टम को फॉलो नहीं किया तो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे. इफ़ यू डू नॉट फॉलो द कस्टम ऑफ मैरिज प्रॉपरली, कि जो मैरिज के कस्टम्स है कि यू हैव टू मैरी एंड देन ओनली यू कैन हैव अ चाइल्ड, तो अगर इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो हम उस मैरिज को या उस रिलेशनशिप को वॉइड मानेंगे. फिर उसके बाद जो चाइल्ड है ही विल बी कंसिडर्ड एज इलिजिटिमेट, मतलब उसको प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनमैरिड पेरेंट्स का चाइल्ड है. तो दैट इज अ लीगल कस्टम. लीगल कस्टम इज ऑपरेटिव पर से रिगार्डलेस ऑफ एनी अग्रीमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टीज कॉन्ट्ररी टू द कस्टम. क्या बोला है? दे आर ऑपरेटिव रिगार्डलेस ऑफ व्हाट? पार्टीज कॉन्ट्ररी टू द कस्टम. कि पार्टीज में जो भी अग्रीमेंट हुआ ऑफ पार्टिसिपेशन वो साइड में है, बट लीगल कस्टम को हमें देखना पड़ेगा. इट इज ऑपरेटिव, उसको फॉलो करना पड़ेगा. दे आर अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट. यहाँ कोई कंडीशन नहीं, एब्सोल्यूट है, हमको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा भले ही दो पार्टीज के बीच में कुछ अलग अग्रीमेंट हो. विच इज कॉन्ट्ररी टू द कस्टम, मतलब कस्टम से कॉन्ट्ररी, कस्टम से हटके कुछ अग्रीमेंट हुआ है तो भी लीगल कस्टम ऑपरेटिव रहेंगे. वी हैव टू फॉलो दोज. दे आर ऑब्लिगेटरी रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड नॉट बेस्ड ऑन फेथ और कन्वेंशन. की फेथ या कन्वेंशन बेसिस पे नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी है. सो यू हैव टू फॉलो इट. अब एक कन्वेंशनल कस्टम, सैलमन क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल कस्टम इज वन हुज अथॉरिटी इज कंडीशनल. वो कंपल्सरी था, ये कंडीशनल है. ऑन इट्स एक्सेप्टेंस एंड इनकॉर्पोरेशन इन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू बी बाउंड बाय इट. A conventional custom or usage is a practice which comes into practice. कहाँ से आता है? Due to it being followed for a long period of time, कि बहुत टाइम से लोग इसको फॉलो कर रहे थे. And arising out of a contract between the parties, कि बहुत टाइम से लोग फॉलो कर रहे थे and it has arisen out of a contract between the parties. It does not have any legal character in itself. यहाँ कोई लीगल कैरेक्टर नहीं है कि बहुत टाइम से लोग इसको फॉलो कर रहे थे इसलिए हम फॉलो करेंगे. बट दिस इज कंडीशनल. फॉलो करना है तो करो. दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनीवन. इट इज नॉट लीगल. A usage of conventional custom is an established norm which is legally enforceable not because of any legal authority but because it has been expressly or impliedly incorporated into a contract. कि मतलब दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मतलब थ्रू कस्टम लिखा है कि you'll follow it, इसलिए हम इसको फॉलो करें. बट दिस हैज़ नॉट बीन इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ लॉ. लॉ में मतलब क्या? इट इज़ नॉट रिटन समवेयर बट बाय अग्रीमेंट पार्टीज ने डिसाइड किया है कि वी विल फॉलो इट. सो इट इज़ कंडीशनल ऑन दी पार्टीज. दैट इज कन्वेंशनल कस्टम एंड लीगल इज कंपल्सरी. अब है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम, कि ये पहले से कस्टम है, चलता आ रहा है, इसके एसेंशियल क्या है? कुछ कंडीशंस होंगे ना तभी हम उसको कस्टम मानेंगे. सो व्हाट आर दोज? रीजनेबिलिटी. पहले तो वो रीजनेबल होना चाहिए. अगर रीजनेबल नहीं है कोई कस्टम तो हम उसको वैलिड कस्टम नहीं मानेंगे एंड वी विल नॉट फॉलो इट. ठीक है, जैसे कि सती वॉज एन एक्सेप्टेड कस्टम वंस. सती एक एक्सेप्टेड कस्टम था बट अब मॉडर्न मॉरल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको लगता है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट रीजनेबल. ऐसे किसी को नहीं जलाना चाहिए, मतलब किसी जिंदा इंसान को जलाना इज़ नॉट रीजनेबल. भले ये पहले एक एक्सेप्टेड कस्टम था बट अब ये रीजनेबल नहीं है तो हम इसको अब वैलिड कस्टम नहीं कंसीडर करते. कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ. अगर कोई कस्टम लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में है, कि जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड मतलब इंडिया का कोई लॉ है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई कस्टम है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इट विल नॉट बी अ वैलिड कस्टम. Any practice, however widespread and accepted, if found in violation of statute of a said territory, cannot be considered as custom. Certainty, कितना possible है, कितना clear है, कितना certain है. It must be clear and not unambiguous, मतलब vague नहीं होना चाहिए. As to what is custom and how it is practiced, कुछ vagueness नहीं होना चाहिए. Custom कोर्ट में कब आएगा? जब वो
डेफिनाइट है या सर्टन है, अगर वो इनडेफिनाइट या अनसर्टन है तो उसको हम कस्टम नहीं मानेंगे, इट शुड बी एब्सोल्यूट। फिर एक कंसिस्टेंसी, कस्टम वो है दैट इज कंसिस्टेंटली फॉलोड, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है ऑन द बेसिस ऑफ एवरी लॉ ऑन विच स्टैट्यूट exist. These principles form the basis of ideas like justice, fairness, liberty, and every custom must be in consonance with this. मतलब कंसिस्टेंटली अगर फॉलो हुआ कस्टम तो दैट इज वैलिड, अगर बार बार चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट वैलिड कस्टम। एंटिक्विटी, इट इज नेसेसरी फॉर द कस्टम टू बी हैव बीन फॉलोड फॉर टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत टाइम से। एंटिक चीज जो हम बोलते हैं ना कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी इनग्रेन्ड इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर वो इतना चलती आ रही है वो पुराने टाइम से कि अब सोसाइटी को उसकी आदत हो गई है। That legislative it seems like the only natural step. Recent or modern practices cannot be custom until they become firmly established in society. जब तक कोई चीज़ प्रॉपरली फर्मली सोसाइटी में एस्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक हम उसको कस्टम नहीं बोलते। कोई मॉडर्न प्रैक्टिस आई, कोई मॉडर्न चेंज आए तो दैट इज़ नॉट कस्टम। फिर एक कंटिन्यूटी, अगर कस्टम है तो उसका कंटिन्यू रहना ज़रूरी है, इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड, बार बार उसका चेंज नहीं होना चाहिए। जो प्रैक्टिस है वो बहुत टाइम से चलती आ रही है, लाइक एंटिक, इमेमोरियल, मस्ट बी पीसफुल इन इट्स प्रैक्टिस। एनी कस्टम एडवोकेटिंग और कॉलिंग फॉर वायलेंस, अगर ऐसा कोई कस्टम है जब वायलेंस है इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, बोल के या बिना बोले, तो फिर हम उसको कस्टम नहीं मानेंगे। कस्टम शुड ऑलवेज बी पीसफुल, लोगों के पीस के लिए होना चाहिए, भलाई के लिए होना चाहिए। अगर पब्लिक पॉलिसी के अपोज में कोई कस्टम है तो हम उसको कस्टम नहीं मानेंगे। फिर मस्ट बी जनरल और यूनिवर्सल, कार्टर बोलते हैं कि कस्टम इज इफेक्चुअल ओनली व्हेन इट इज यूनिवर्सल, अगर वो यूनिवर्सल है तो वो इफेक्चुअल है। इन द एब्सेंस ऑफ यूनिमिटी ऑफ ओपिनियन कस्टम बिकम्स पावरलेस और रैदर डज नॉट एक्सिस्ट, तो फिर वो पावरलेस बन जाएगा या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब लास्ट टॉपिक है ज्यूरिस्टिक वर्क, राइटिंग ऑफ हाई पब्लिसिस्ट। हाई पब्लिसिस्ट का कोई डेफिनेशन दिया नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ केसेस, बट व्हाट इज ज्यूरिस्टिक वर्क? स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बोलता है? टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड, मतलब जो बहुत क्वालिफाइड पब्लिश्ड है, पब्लिश्ड मतलब कौन? जो कोई चीज़ पब्लिश करते, कुछ लिखते हैं, ऑफ वेरियस नेशंस आर अ सब्सिडरी मीन्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि जो हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड है हम उसको एक सब्सिडरी मीन्स कंसिडर करेंगे, मतलब एक मीन, मतलब एक अल्टरनेटिव, एक इंपॉर्टेंट मीन कंसिडर करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ समझने के लिए हम उनको एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स समझेंगे। It clearly excludes the teaching as a category of acknowledged source of international law. However, it postulates the evidentiary character of teaching of the most highly qualified publicist. The above may mean that teaching of any published will not be taken into consideration. किसी भी normal published की जो इंटरनेशनल लॉज पे लिखता है उसकी टीचिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो बहुत हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड है और जो इंटरनेशनल लॉ को कंसिडर करता है, उस पर कुछ लिखता है एंड हैज़ गॉट अ वेरी गुड सेंस, जो रूल्स समझता है लॉ के प्रॉपर, हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ सब्सिडरी मीन, मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। हाउएवर जो ये हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड है वो किसी भी नेशन का हो सकता है। अब इसका जो मीनिंग है वो क्लियरली दिया नहीं है, इट डिपेंड्स, परहैप्स देयर इज नो क्राइटेरिया ऑन स्टैंडर्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड फ्रॉम अदर पब्लिश्ड, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल अगर कोई हाईली क्वालिफाइड है एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे, उसके पब्लिकेशंस को। It is a relative term and not an absolute one, and therefore standard में differ from state to state. Standard किस चीज़ का, कि किसको highly qualified मानना है, किसको other published मतलब normal published मानना है, उसका कोई standard नहीं है. It may differ from state to state. While a published or a writer is highly qualified or not will perhaps be determined tribunal. कौन determine करेगा कि वो highly qualified है या नहीं? Tribunal. Before from the teaching writings will be placed as an evidence for determination of rules. कि किसी के teaching या राइटिंग एज अ एविडेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ डालने के पहले, कि उसकी टीचिंग को एज एविडेंस यूज करने के पहले ट्रिब्यूनल चेक करेगा कि वेदर ही इज़ अ हाईली क्वालिफाइड और ही इज़ अदर पब्लिश्ड,
अगर वो हाईली क्वालिफाइड है तो हम उसके टीचिंग को यूज़ करेंगे एज एन एविडेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, अदरवाइज वी विल नॉट यूज इट। और ये कौन डिटरमाइन करेगा? ट्रिब्यूनल। लेट्स अगेन वंस गो थ्रू द सिनॉप्सिस कि हमने क्या क्या कवर किया है। हमने लेजिस्लेशन देखा कि लॉ बनता कहाँ है, दिस इज लॉ मेकिंग बॉडी। अलग अलग ऑथर्स के डेफिनेशन देखे, मीनिंग देखा, नेचर देखा, काइंड्स देखे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फिर प्रेसिडेंट देखा, उसका प्रेसिडेंट मतलब क्या? पहले केसेस, उसके बेसिस पे, उस जजमेंट के बेसिस पे हम कैसे सब्सिक्वेंट केस में भी जजमेंट दे सकते हैं, हाउ इट हेल्प्स इन द सब्सिक्वेंट केसेस। मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसीज देखा, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट देखा, रेशो डिसेंडी देखा एंड ओबिटर डिक्टा की ऑब्जर्वेशन ऑफ जज। मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट, सर्कमस्टांसेस विच इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, और फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस जो उसका जो बाइंडिंग फोर्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कस्टम देखा, जो पहले से चलता आ रहा है, दैट इज कस्टम, उसका मीनिंग, नेचर, डिफरेंट ऑथर्स के डेफिनेशंस देखे। फिर एसेंशियल्स की कस्टम को वैलिड कस्टम मानना है क्या, उसके जो एसेंशियल्स है वो देखे। फिर कस्टम के कुछ काइंड्स देखे। फिर हमने देखा कि ज्यूरिस्टिक राइटिंग क्या होता है, कि अगर कोई हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड है तो उसकी राइटिंग पे हम रिलाई कर सकते हैं क्या? हाँ, वी कैन। कुछ स्टैंडर्ड से ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि उसकी राइटिंग पे हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं, उसकी राइटिंग्स या उसके पब्लिकेशंस और समथिंग लाइक दैट। फिर आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। थैंक यू।